बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सुजीत कुमार है और आप देखना शुरू कर दिए हैं अल्फ़ा क्लासेस के YouTube चैनल। अब बात हम आज करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके लिए 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप यदि 9th क्लास में हैं तो भी ये वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा वो लोग भी देख सकते हैं इस वीडियो को जो 6 to 8 का या 9 to 10 का या 11 to 12 का साइंस पेपर में TRE का एग्ज़ाम देने वाले हैं। खास करके जिन 6 to 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा जिनका मैथ और साइंस पेपर है, क्योंकि मैथ और साइंस कॉमन होता है। 40 नंबर मैथ और 40 नंबर साइंस। इसके अलावा जिनका साइंस पेपर है 9-10 में वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा 11-12 का पेपर आप देने जा रहे हैं। अगर आपका केमिस्ट्री पेपर है TRE में तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हमने रखा है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब जो कथन सही है उसी के बारे में आपको बताना है। पहला कथन है कि परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे। मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो और उसका एटॉमिक वेट अलग अलग हो तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में समस्थानिक होता है। तो देखिए कि होता कौन कौन है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1, ये प्रोटियम हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 2, इसको ड्यूट्रियम बोलते हैं। और परमाणु संख्या 1 का परमाणु भार 3, इसको ट्राइटियम कहते हैं। तो ये जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 3 आइसोटोप हैं। इसके अलावा अगर हम कार्बन की बात करते हैं परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 14, ये कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। समस्थानिक का मतलब आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में स्थान समान रहेगा लेकिन उसके एटॉमिक एटॉमिक वेट है जो परमाणु संख्या अलग अलग होंगे, लेकिन स्थान आवर्त सारणी में सेम ही होगा। चलिए पहला हो गया, पहला सही है। दूसरा परमाणु द्रव्यमान समान हो एवं परमाणु संख्या, खाली संख्या है यहाँ पे, परमाणु होगा, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे आइसोबार कहते हैं। आइसोबार कहते हैं, आइसोबार को समभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार 40। इसके अलावा आर्गन की बात करते हैं तो परमाणु संख्या 18 और परमाणु भार 40 है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, क्योंकि परमाणु भार दोनों का एक समान है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला स्टेटमेंट देखिए। अगला स्टेटमेंट है एटॉमिक मास यूनिट को, AMU को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो आपके पास जो भी स्टेटमेंट थे यहाँ पे पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। इनमें से तीनों सही है। चलिए दूसरा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग में ना आगे पीछे हो गया है तो पेज अच्छे से नहीं बन पाया है। तो प्रश्न था कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश, पूरा नाम है कैवेंडिश, बैक्यूरेल, ऑटो हॉर्न और डाल्टन। तो याद रखिएगा ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये बताना है। आप लोग को पता होगा कि कौन से कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके लिए एक सूत्र है 2n², जहाँ n कक्षा की संख्या को बताता है। तो कौन सी कक्षा की बात कहा गया है, चौथी कक्षा की बात कहा गया है, अर्थात n का मान 4 लेना है और स्क्वायर कर देना। 4 × 16 दूनी 32, यानी चौथी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट इज 32। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए प्रश्न है हाइड्रोजन तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
हाइड्रोजन तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है कि जिसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी 1 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 1s1 होगा, एक ही कक्षा यानी 72 कक्षा कहें या जो भी कहें कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अष्टक का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट में 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। पूरा ऑप्शन हमको देख लेना है पहले, उसके बाद जवाब देना है। इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकते हैं, उपयुक्त तीनों। देखिए, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी करते हैं। अब जैसे जिसके 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन की बात करिएगा तो कार्बन प्राय साझेदारी कर लेगा। कुछ है जो अधातु प्रकृति के है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। और इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा जो धात्विक प्रकृति के है, जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो जनरली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी कर सकता है, तो सभी सही है। नेक्स्ट है, परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बताना है। तो तीसरी कक्षा अभी हम इसे पहले के एक क्वेश्चन में देखे थे कि कौन से कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके लिए सूत्र दिया गया है 2n²। कौन सी कक्षा पूछा गया है? तो तीसरी कक्षा पूछा गया है। तो 2 × 3², 3 × 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल 18। चलिए, नील्स बोर बरी ब्योरी की बात कहा गया है कि नियमों को किस नाम से जाना जाता है? तो नील्स बोर और ब्यूरी के जो नियम था उसको एक योजना के नाम से जाना जाता है, बोर ब्यूरी योजना कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, बोर-बरी योजना को हिंदी में स्कीम कहते हैं, बोर-बरी नियम, बोर-बरी सिद्धांत, नील्स बोर का स्कीम। बोर-ब्यूरी, बरी मतलब नहीं है, ये ब्यूरी है, हिंदी में ऐसे लिखा गया है। तो बोर-ब्यूरी योजना या बोर-बरी स्कीम के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये देखिए 2n, थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये ऐसे समझिएगा 2n² है। ये 2n² में n का अर्थ क्या है? कक्षा संख्या, ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन संख्या, ए और बी दोनों। तो इलेक्ट्रॉन संख्या तो नहीं बताता है, कक्षा की संख्या भी बताता है और ऊर्जा स्तर को भी बताता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, बी भी सही है, अर्थात ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन है? तो परमाणु के अंदर सबसे जो कम द्रव्यमान वाला कण है, कहाँ की बात कहा गया है? परमाणु में यहाँ पर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट में चक्कर लगाते रहता है। तो परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है इन सभी कणों में सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी? तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, मिल्कन का तेल बूंद प्रयोग। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा? कैथोड रे ट्यूब के द्वारा, अल्फा कण के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा सा याद करिए, रदरफोर्ड ने एक सोना का पत्थर लिया था, गोल्ड फॉयल लिया था। इस गोल्ड फॉयल पर अल्फ़ा रे से बम्बार्डिंग कराया था, पाया था कि जो दूर से अल्फ़ा रे जा रहा है वो सीधे निकल जाता है, जो बीच से जाता है जाते हुए वापस लौट जाता है ना। इस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। इससे क्या पता चला था कि सेंटर में कुछ ना कुछ है जो जाने से रोकता है। उस सेंटर में जो चीज़ था उसका नाम नाभिक दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा रे एक्सपेरिमेंट, मतलब अल्फ़ा किरण
प्रयोग से। तो ऑप्शन नंबर ऑयल ड्रॉप नहीं, कैथोड रे नहीं। ऑयल ड्रॉप से क्या किया गया था? ऑयल ड्रॉप से इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला गया था। कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अल्फा कण प्रकीर्णन से पता चला था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश उसके केंद्र में होता है, और नाभिक का भी खोज इसी से पता चला था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अल्फा कण प्रकीर्णन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु में नहीं पूछा गया, परमाणु के नाभिक में पूछा गया है। तो परमाणु के नाभिक में जो कण पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक में यहाँ पर दो गो कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन नहीं होगा। न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। न्यूट्रॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन बाहर में, सिर्फ प्रोटॉन नहीं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर, नाभिक की खोज कब और किसने की थी? तो देखिए 1911 में थॉमसन ने, 1912 में रदरफोर्ड ने, 1911 में रदरफोर्ड ने, 1912 में मैक्स मोकमेसन ने। तो ये ऑप्शन कुछ और था, पता नहीं मोकमेसन या क्या है, लेकिन जो सही चीज़ है, थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था 1902 में शायद इनका परमाणु मॉडल आया था। 1912 में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में आया था, और 1911 में रदरफोर्ड ने। तो 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने, ये आंसर सही हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। थॉमसन ने प्लम पुडिंग का मॉडल दिया था, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उन्होंने अपने परमाणु मॉडल के बारे में क्या बताया था कि परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है तरबूजे के आकार का होता है। जिस तरह से तरबूजे के अंदर बीज होते हैं, ठीक उसी तरह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस तरह से तरबूजा में लाल वाला हिस्सा जो खाने वाला हिस्सा है, उस तरह से उसमें धनावेश फैले होते हैं। तो क्वेश्चन था कि नाभिक की खोज कब और किसने की थी? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1911 ईस्वी में। एक्सपेरिमेंट क्या था? अल्फा कण एक्सपेरिमेंट था। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी शेयर करें और लाइक करें। इसके अलावा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो टाइपिंग है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कहेंगे, एरर कहेंगे इसको। ये जो है बस लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 10 के पावर -15 मीटर, ये 10 के पावर +15 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, और इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है, तो नाभिक कहेगा तो 10 के पावर -15, और खाली परमाणु का आकार कहेगा तो 10 के पावर -10 मीटर। तो ये जो है ना पूरे परमाणु का आकार है, और ये है जो नाभिक का आकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न, नाभिक के अंदर कौन सा कण धनावेशित होता है? नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं। एक है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। एक है प्रोटॉन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो ये पहली बात आप पहले से भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेंशन कर। नाभिक के अंदर कौन सा कण धनावेशित होता है? तो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर है, तो ये तो होगा ही नहीं, और होगा भी इसलिए भी नहीं होगा कि ऋणात्मक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कण एवं तरंग दोनों की तरफ व्यवहार कौन करता है? मतलब डी ब्रोगली ने बताया था कि ये है जो द्वैध प्रकृति का होता है, इसके दो गुण नेचर होता है। तो कौन व्यवहार करता है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ए और बी दोनों, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो इलेक्ट्रॉन जो है ड्यूअल नेचर का होता है, उसी को हम द्वैध प्रकृति बोलते हैं। यह जो बात बताई थी डी ब्रोगली ने बताई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है
तरंग प्रकृति की भी होती है और कण प्रकृति की भी होती है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यही बताया था कि परमाणु के केंद्र में जो है, नाभिक में जो है, प्रोटॉन स्थिर होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो कौन चक्कर लगाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन। 17 नंबर, जब किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं तो ओवह, तो धन आवेशित करते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? तो ऑप्शन देख करके आपको जवाब देना है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, न ग्रहण करता और न ही त्याग करता है। धन आवेशित होने का मतलब है कि वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो निगेटिव होगा और त्याग करेगा तो पॉजिटिव होगा। न ग्रहण करेगा और न त्याग करेगा तो देयर आर नो चार्ज ऑन इट, उस पर कोई भी चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऋण आवेशित, उदासीन, धन आवेशित कण क्रमशः क्या क्या कहा है? प्रश्न को जरा समझिए तब जवाब देने की कोशिश करिए। कहता है ऋण आवेशित, उदासीन व धन आवेशित, मतलब ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हो गया, उदासीन न्यूट्रॉन हो गया और धन आवेशित कौन हो गया? प्रोटॉन हो गया। तो इस तरह से आपका जो सीरियल नंबर मिलेगा वो वही आंसर होगा। तो पहला ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, उदासीन न्यूट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीरा और ग्रेफाइट में के कार्बन परमाणुओं की संरचना क्या क्या है, जो बताइए। हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन से ही बना है, अर्थात कार्बन का यह प्रूफ है। कार्बन के 3 अप्रूफ हैं, हीरा, ग्रेफाइट, एक बकमिस्टर फुलेरिन है। तो हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं की संरचना कैसी होती है? तो एक जैसी, अलग अलग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं की संरचना, तो उसकी उसमें जो संरचना है एक जैसी नहीं होती है, संरचना अलग अलग होती है। संरचना के आधार पर ही एक जो है मुलायम होता है और दूसरा कठोर होता है। संसार का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, और जबकि ग्रेफाइट इतना मुलायम है कि उसे ब्लेड से और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो उसकी संरचनाएं जो है अलग अलग होती है, कि मतलब उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट के कार्बन परमाणुओं की संरचना, कार्बन परमाणुओं की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो अलग अलग होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एच युकावा ने किसकी खोज की थी? तो एच युकावा ने 4 ऑप्शन है, पॉजिट्रॉन, मेसॉन एक कण है, न्यूट्रॉन और फोटॉन। तो देखिए ये जो है पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन नहीं होगा, फोटॉन नहीं होगा। अभी दोनों को में से एक एलिमिनेट कर दीजिए। तो याद रखिए पॉजिट्रॉन और मेसॉन में पॉजिट्रॉन का खोज इन्होंने नहीं किया है, मेसॉन ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। तो कभी कभी जब आपको याद ना रहे तो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो बिल्कुल नहीं होगा, न्यूट्रॉन का खोज अलग है और फोटॉन भी अलग है। फोटॉन की खोज जो है अलग दूसरे के द्वारा किया गया था। यहाँ देखिए वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, कहता सबसे छोटा कण हो और जिसकी बात कहा गया जिस तत्व के उस तत्व की सभी गुण, उसमें सभी गुण मौजूद हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो परमाणु कहेंगे, यौगिक कहेंगे, मिश्रण कहेंगे या अणु कहेंगे। तो कहता है कि यौगिक मिश्रण हट जाएगा, बिल्कुल यहाँ सोचना ही नहीं है। कहता वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। परमाणु कहता है कि सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये कहता है कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन
डी हो जाएगा अणु। क्योंकि परमाणु इसलिए नहीं होगा, सबसे छोटा कण होते हुए भी नहीं होगा कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अक्रिय गैस के परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस के बाहत्तम कक्षा में केवल हीलियम ही एक तत्व है जिसके बाहत्तम में 2 होता है, इसके अलावा बाकी सभी में 8 होता है। हीलियम ही एक ऐसा तत्व है जिसके आउटर मोस्ट में 2 है, अक्रिय गैस की बात करें तब, और बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन देखिए 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो हीलियम अपवाद में आ जाएगा और ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु भट्ठी को आप न्यूक्लियर रिएक्टर समझिए या नाभिकीय संयंत्र समझिए। नाभिकीय संयंत्र में जो है ईंधन के रूप में, ये परमाणु भट्ठी नहीं समझ में आ रहा तो रिएक्टर समझ जाइए, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संयंत्र में ईंधन के रूप में यूरेनियम 9238 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन तक रखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए बाकी को हम दूसरे में बनाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम में ईंधन के रूप में कौन से आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? आइसोटोप मतलब कौन से समस्थानिक का व्यवहार किया जाता है? तो 4 ऑप्शन देखिए, यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम के आइसोटोप Pu 239 और उपयुक्त दोनों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो परमाणु बम है इसमें यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का भी प्रयोग किया जाता है तथा इसके अलावा प्लूटोनियम के आइसोटोप Pu 239 का भी व्यवहार किया जाता है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, इसमें उपयुक्त दोनों सी हम मार सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह किसने बताया था? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता, यह बात रदरफोर्ड ने अल्फा कण एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भाई ये तो याद रखने वाला चीज़ है और नहीं भी है। एक इलेक्ट्रॉन की बात कहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। एक कूलम एक इलेक्ट्रॉन में ये आवेश होता है। पूछा गया है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो Q बराबर हम लोग पढ़ते हैं Ne, तो N बराबर Q/E। Q का मान 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, माइनस ऊपर कर देंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगा। अब ज़रा इसे सोल्व कर लीजिए, ये 19 जीरो में से 1 जीरो इसको दे देंगे तो 100 हो जाएगा बटा 16 गुना 10 के पावर जो 19 था वह हो जाएगा 18, क्योंकि भाग लगने के लिए हमने ऐसा किया। 16 छक्का 96, 4 बच गया, 16 दूनी 32, 8 बच गया, 16 पचे 80। भाग दे करके आप चेक कर सकते हैं। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितना 6.25 गुना 10 के पावर 18। 6.25 गुना 10 ये पावर है, थोड़ा सा लिखने में जो है टाइप करने में समस्या है। 6.25 गुना 10 के पावर 18, ये सब पावर वाला है, ये सब पावर है, ये सब पावर है। तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आपको समस्या है ये देखने में तो सबको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर, कहता तत्वों की सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती? बहुत समझने वाला प्रश्न है। आवर्त सारणी की बात कहा गया है। आवर्त सारणी में जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हो तो परमाणु संख्या बढ़ता है, लेकिन कक्षा की संख्या नहीं बढ़ता है। तो परमाणु संख्या वहीं रहेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा, कक्षा वहीं रहेगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा, जिसके कारण याद रखिएगा हमेशा यही होता है
कि आकर्षण बल बढ़ने के कारण कक्षा तो बढ़ नहीं रहा, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा जिसके कारण कक्षा संकुचित होगी, आकार छोटा होगा। तो याद रखिएगा, तत्वों की सारणी में लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या घटती है। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल बढ़ता है। कक्षा तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे जाइएगा तो प्रत्येक आवर्त में एक नए कक्षा जुड़ता जाता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर आकार यानी त्रिज्या उसका सिंक करता है, छोटा होता है। बढ़ती है, घटती है, तो घटती है आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देख सकते हैं आप, परिवर्तित रहती है, कभी बढ़ती कभी घटती है, केवल घटती है, जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध को जब ख़त्म करना था तो वहाँ पे बम गिराया गया था कि जापान है जो पीछे हो जाए। और आप लोग इतिहास में इस चीज़ को पढ़े होंगे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में क्रमशः कौन से ईंधन का प्रयोग हुआ था? तो यूरेनियम व प्लूटोनियम का, प्लूटोनियम व ये दोनों ऑप्शन। अच्छा, दो चीज़ें हैं ना। पहले हिरोशिमा, तो हिरोशिमा में यूरेनियम वाला बम था और नागासाकी में प्लूटोनियम वाला था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता, मतलब कौन सा जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन। देखिए ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा, प्रतिकण कहा है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये तो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, मेसॉन नहीं होगा। पॉजिट्रॉन जो है ना ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, तो ये हो गया इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए तो इसीलिए हमने इसमें 30 ही प्रश्न रखने के लिए सोचा है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि अल्फ़ा व बीटा किरणें क्रमशः होती है। अल्फ़ा जो है पॉजिटिव चार्ज होती है और बीटा निगेटिव चार्ज होती है और गामा पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अल्फ़ा की बात कहा गया तो धन आवेशित, बीटा की बात किया गया है ऋण आवेशित। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को बीच ज़रूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक से भी दोस्तों को बीच शेयर करें। और इस वीडियो को यहीं पे हमें ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।